नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का प्रमुखतम 24/7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। और एसके लाइव के दर्शकों के लिए एक विशेष जानकारी हम ये दे दें कि जिस प्रकार से खासतौर से सिलीगुड़ी की बात करें तो सिलीगुड़ी में कोविड-19 एक्टिव पेशेंट के इलाज के लिए जो है डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का जो कंट्रोल में राज्य सरकार ने ली थी उसकी संख्या जो है अब बढ़ा दी है। यानी कि डॉक्टर चैंग सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बाद जो है डेसन अस्पताल को भी राज्य सरकार ने कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने की घोषणा कल रात ही की थी। और जो तीसरी जो अहम जानकारी हम आपको दे दें कि मेडिकल में जो कि उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज वो अस्पताल है, उस अस्पताल में अब सभी मरीजों का इलाज नहीं हो पाएगा। यानी कि खासतौर से कोरोना से रिलेटेड अगर कोई पेशेंट है या फिर प्रेग्नेंट लेडी है या फिर क्रिटिकल कोई मरीज है तो उन्हीं का इलाज जो है उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में किया जाएगा। ये सिनेरियो बन रहा है, ये सिनेरियो किस तरफ ले जा रहा है खासतौर से उत्तर बंगाल को, और साथ ही साथ हम यह भी देख पा रहे हैं इस प्रकार से सिक्किम में जहां पहले कोरोना संक्रमण मरीजों की संख्या बहुत कम थी, वो अब धीरे धीरे बढ़ रही है। आखिर ये उत्तर बंगाल और सिक्किम का ग्राफ किस तरफ बढ़ रहा है, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम तमाम एक्सपर्ट के लोग आपके समक्ष हम उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे सिलीगुड़ी के जाने माने जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट व पेशे से शिक्षक पराग विश्वास जी, इनका बहुत बहुत स्वागत है इसके लाइव में। दूसरे तरफ मौजूद है पेशे से शिक्षक श्री चतुरानंद झा जी, नमस्कार। दूसरी तरफ सिक्किम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं पेशे से शिक्षक व डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता जी, इनका भी बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। तो चर्चा की हम शुरुआत करना चाहेंगे पराग विश्वास जी से। पराग जी, आप ये बताइए कि जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि सिलीगुड़ी में जो कोविड-19 हॉस्पिटल है वो अब 2 हो चुका है, और यह भी देख पा रहे हैं कि मेडिकल में सभी जो मरीज है वो अब जाकर के सहजता पूर्वक जो इलाज करवा पा रहे थे वो अब नहीं करा पाएंगे। ये स्थिति क्या भयावह होती जा रही है सिलीगुड़ी की, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, नंबर्स में बढ़ोतरी, नंबर्स में इजाफा होना लाजमी था। हमने पहले भी इसके लाइव में कहा था अपने दूसरे इंटरव्यूज में कि जब प्रवासी मजदूर वापस आ रहे हैं, एक जगह से दूसरे जगह पॉपुलेशन ट्रांसफर जब भी होगा तो लाजमी है कि इसमें बढ़ोतरी होगा, इजाफा होगा। और जहां तक सिलीगुड़ी का स्थिति है, नहीं भयावह अभी तक नहीं है। अगर दार्जिलिंग पूरा जिले में हमको अगर 4 से 6 या 8 से 14 केसेस या 12 केसेस मिलते हैं रोज, तो अगर क्यूमुलेटिव फैक्टर में आप देखेंगे कि कुछ मरीज तो ठीक भी होते जा रहे हैं ना, 12 अगर घुस रहे हैं तो 4 या 6 ठीक होके निकल रहे हैं। और मौत का जो परसेंटेज है उत्तर बंगाल में, हमारा खुद का ये सोचना है, खुद का आंकड़ा ये है कि वो भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तरह ही है, ज्यादा कम या ज्यादा नहीं है। और जो स्थिति अभी आपको ऐसा लग रहा है कि कोविड अस्पताल बना दिया गया दिसान को, तो कुछ तो स्थिति तो बिगड़ेगा ही, स्थिति में सुधार इस तरीके से आएगा नहीं। एक्चुअली क्या है, ये सिर्फ सिलीगुड़ी को अगर आप देखेंगे तो नहीं चलेगा, पूरे देश और दुनिया के संदर्भ में आपको सिलीगुड़ी को देखना पड़ेगा, सिर्फ सिलीगुड़ी को देखने से नहीं चलेगा। और मैं ये सबसे प्रथम जो बात कहना चाहूंगा, सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि हमारा भी कुछ जिम्मेदारी बनता है, एक आम शहरी जो है, जिम्मेदार शहरी है, हमारा भी जिम्मेदारी बनती है कि हम बार बार कोसते रहे हैं सरकारों को कि सरकार ये कर रहा है, सरकार वो कर रहा है, लेकिन हमारा ये जिम्मेदारी है कि कुछ भी सरकार कर रहा है हम अपना तो काम ठीक से करें। हमको ये सोचना पड़ेगा कि क्या हम पराग विश्वास जी, जागरूकता की बात पर हम बाद में आएंगे, लेकिन पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, छोटी सी प्रतिक्रिया मैं आपकी लेना चाहूंगा कि ये जो स्थिति है, जो कोविड-19 अस्पताल जो है अब 2 बन चुका है और मेडिकल में भी सभी तरह की इलाज की सुविधाएं जो अभी नहीं दे पाएंगे, ये स्थिति भयावह है कि नहीं है? स्थिति भयावह नहीं कहूंगा मैं। क्यों नहीं कहूंगा, उसके 2 वजह मैं आपसे कहूंगा। पहली बात तो यह है कि नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज एंड अस्पताल जो है, ये हमारे यहाँ सबसे पुख्ता इंतजाम वाली सरकारी हेल्थ सिस्टम है। सही है, गवर्नमेंट मेडिकल सिस्टम यही है, सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रमुख स्थान यही है।
तो इसमें जो है कुछ लोग संक्रमित हो गए, पहले भी हुए थे, नर्सेज हुए थे, मेडिकल स्टाफ हुए थे, अब डॉक्टर्स भी हो रहे हैं। तो इसको प्रिवेंटिव मेजर कहा जा सकता है। ये अच्छा है, क्योंकि इस तरह का प्रिवेंशन ज्यादातर हम इंडिया में देखे नहीं है अभी तक। ये प्रिवेंटिव मेजर अगर हम लेते हैं तो हम फैलने से रोक सकते हैं। और वहां पे कोविड अस्पताल अगर बना दिया गया है तो सही है कि जो लोग ज्यादा, ये भी तो कहा गया है कि जो लोग ज्यादा इमरजेंसी में रहेंगे, जो इमरजेंसी केसेस होंगे, उनका भर्ती की जाएगी वहां पे। नॉर्मल केसेस नहीं जाएंगे तो अच्छा है, वो भी इन्फेक्शन में एक्सपोज नहीं हो रहे हैं, क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो रहा है, जो कि हम पहले से चिल्ला रहे थे क्रॉस इन्फेक्शन बंद कीजिए, क्रॉस इन्फेक्शन बंद कीजिए। पराग विश्वास जी, पराग विश्वास जी, आपके मुताबिक स्थिति भयावह नहीं है? नहीं, स्थिति को देखते हुए दिशान को बनाया गया है फिर कोविड हॉस्पिटल, ताकि हमारा एक बैकअप रहे, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस रहे। एक बात मुझे जरूरी है पराग विश्वास जी, आप मुझे एक बात बताइए, तो फिर मेडिकल कॉलेज में जो सभी मरीजों के जाने की जो पहले इजाजत थी, वो अब इजाजत क्यों नहीं है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि क्रॉस इन्फेक्शन की खतरा है। ये मैं पहले दिनों से बोलता आ रहा हूँ। क्रॉस इन्फेक्शन को बंद करना बहुत जरूरी है। मान लीजिए, इससे जो कोमॉर्बिडिटी जिसको कहा जा रहा है ना, उसको कहते हैं इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। मान लीजिए मेरे में इम्यूनिटी घट गया है, क्योंकि मैं जब भी हमारे देह में, हमारे शरीर में कोई दूसरा संक्रमण होता है, उससे हमारा जो रोग प्रतिषेधक क्षमता है, जो ताकत है, वो घट जाती है। और उस वजह वहां पे जो पेशेंट, वहां पे ज्यादातर कौन जाते हैं? मरीज जाते हैं, कोई ना कोई दिक्कत लेके वो जाते हैं। किसी का कोई बहुत सीरियस कंडीशन होता है तो उनका क्रॉस इन्फेक्शन होने का और कोमॉर्बिडिटी की वजह से मौत होने का संभावना ज्यादा है। आप देख लीजिए, जो वो मुंबई में जो बहुत बड़े बॉलीवुड के जो क्या कहते हैं कलाकार जो है, संगीत निर्देशक जो है, वाजिद खान का बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपके पास एक सेकंड पराग विश्वास जी, मैं आपके पास आई एम मेकिंग अ पॉइंट, राजीव जी, आई एम मेकिंग अ पॉइंट। उनकी मौत हुई है, वहां पे भी कोमॉर्बिडिटी का सवाल था, वो उनका किडनी का प्रॉब्लम था और भी प्रॉब्लम से उनका मैं आपके पास फिर आता हूँ। मैं हमारे साथ चतुराना जी हैं। जैसे चतुराना जी, आप सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आप बर्धमान से सिलीगुड़ी पहुंचे हैं, आप फिलहाल होम क्वारंटाइन में हैं ना घर से बाहर भी निकल रहे हैं? ये बताइए हमारे दर्शकों को आप। जी, फिलहाल तो मैं होम क्वारंटाइन में हूँ और मुझे रहना भी है 14 दिन। अपनी सुरक्षा और साथ में अपने समाज की सुरक्षा के लिए मुझे रहना है। और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं समस्त दर्शकों को भी कहना चाहूंगा कि जो इस तरह से बाहरी राज्यों से या बाहर के जिलों से आ रहे हैं, वे एहतियातन सरकार के निर्देश हो या ना हो, अपनी एवं समाज की सुरक्षा के लिए क्वारंटीन में रहें। चलिए, बहुत अच्छी बात अपनी। आप मुझे ये बताइए कि वर्धमान की स्थिति और सिलीगुड़ी की स्थिति में क्या अंतर है? संक्षिप्त में बताइए हमें। जी, जैसा कि आप जानते हैं, वर्धमान शहर और वर्धमान जिला अपेक्षाकृत सिलीगुड़ी की तुलना में शहरीकृत अधिक नहीं हुआ है। वर्धमान, पूर्व वर्धमान की मैं बात कर रहा हूँ। पश्चिम वर्धमान बहुत दुर्गापुर, आसनसोल डेवलप्ड हो चुके हैं, लेकिन मैं जहां पूर्वी वर्धमान से आया हूँ, वह अपेक्षाकृत उस तरह से शहरीकृत नहीं हुआ है। इस लिहाज से जहां एक तरफ जब मजदूरों का आना, यानी बाहरी राज्यों से जब मजदूर आ रहे थे, उससे पहले की स्थिति और उसके बाद की स्थिति में काफी अंतर है। पहले जहां छिटपुट 1 या 2 केसेस आते थे, अभी प्रायः 10 या 12 केसेस प्रायः आ रहे हैं और संभावना है कि और अधिक आएगी। और सिलीगुड़ी में भी ऐसा ही सुनने को मिला है और मित्रों से, सभी से यही सुन पा रहा हूं कि यहाँ भी उस घटना के बाद मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी और इजाफा हो रहा है। और आप मुझे बताइए कि जैसा कि मैं पराग विश्वास जी से अभी मैं जानने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोविड हॉस्पिटल जो है वो 2 हो चुका है। पहले 1 था, वो सीट जो है वो फुल हो चुकी थी, पेशेंट को रखने की जगह नहीं मिल पा रही थी चैंग में, और फिर से जो है चैंग
जशन अस्पताल को भी कोविड-19 के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। तो क्या एक अस्पताल से दूसरा अस्पताल बनाना और मेडिकल में संपूर्ण सुविधाओं को जो आमजन को मुहैया कराई जा रही थी, उन सुविधाओं में थोड़ी सी रोक लगाना, क्या स्थिति भयावह हो सकता है? क्या आम जनता को और पैनिक और ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है कि नहीं है? देखिए राजीव जी, यहाँ पे मैं पराग जी के बात से बहुत हद तक सहमत हूँ। आप विश्व भर का एक डेटा निकाल के देखिए या पूरे भारतवर्ष का डेटा निकालिए, वहां पे आप एक चीज देख पाएंगे कि कोविड-19 के लिए स्पेशली जो अस्पताल है उनकी संख्या पहले से बहुत अधिक रही है। हमारे सिलीगुड़ी में पहले एक संख्या थी, डॉक्टर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक मेडिकल कॉलेज। एहतियातन एक और रखना कहीं ना कहीं इस कदम को दिखाता है कि हम इसके लिए तैयार हैं। इन केस यदि संख्या बहुत अधिक बढ़ती है तो हम उन मरीजों का भी सही ढंग से इलाज कर सकेंगे। ठीक है, आपके तो पास एक प्रकार से यह अच्छा भी है, इसमें पैनिक होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, आपके पास हम फिर आते हैं। हमारे साथ डॉक्टर संतोष कुमार गुप्ता जी भी जुड़े हुए, उनसे हम जानते हैं कि संतोष जी, अस्पताल आप देख पा रहे हैं कि उत्तर बंगाल और सिक्किम में, पहले सिक्किम में उस तरह से केसेस नहीं थे और अब जो है लगातार प्रत्येक दिन जो है आप देख पाएंगे कि सिक्किम में भी कोरोना संक्रमित लोगों की जो है संख्या बढ़ रही है। सबसे पहले हम यही जानकारी आपसे जानना चाहेंगे कि सिक्किम में जो केसेस बढ़ रहे हैं उसके लिए जिम्मेवार आप किसे मानते हैं? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि सिक्किम में कोई यहाँ का केस उस तरीके से नहीं है और इतना एहतियातन बढ़ता गया था सरकार की तरफ से कि यहाँ अभी तक कोई केस दिल्ली में कोचिंग करने वाला एक छात्र था जिसको लाया गया था और वो 4 दिन तक क्वारंटाइन में था और जब उसका टेस्ट आया था तब वो पॉजिटिव निकला था। उसके बाद फिर दिल्ली से ही एक व्यक्ति थे, उसके बाद मुंबई से एक व्यक्ति, 3 हो चुके थे। और सबसे बड़ी ये बात है कि यहाँ सरकार किसी को होम क्वारंटाइन नहीं दे रही है। या तो आपको पेड क्वारंटाइन में जाना है होटल में, या फिर जो फ्री क्वारंटाइन है उसमें भी सरकार की तरफ से व्यवस्था की गई है। सबसे पहले 14 दिन आपको क्वारंटाइन में रहना है, वहाँ कंपलसरी है, सबसे पहली बात है। और उसके बाद आप आएंगे तो आपको फिर होम क्वारंटाइन दिया जाएगा 14 दिन के लिए। और यही कारण है कि सिक्किम में अभी तक कुल 7 केसेस हैं जो बाहर से आए हुए लोग हैं, उन्हीं में यह वायरस देखा गया है। यहाँ के जो लोग हैं काफी एहतियात बरत रहे हैं। आप पूरे देश में देख लीजिए, जहां थोड़ी सी गवर्नमेंट छूट देती है, लॉकडाउन में थोड़ी छूट देती है तो लोग बाहर निकल पड़ते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर देखा है, बंगाल के सिलीगुड़ी और बागडोगरा को देखते हुए मैं यहाँ देखा हूँ कि यहाँ की जो पब्लिक है बहुत कॉन्शियस है। वो बिना मास्क के बाहर नहीं निकलते हैं, कहीं थूकना नहीं है और एक टाइम जो उनका तय किया गया उस टाइम में ही वो निकलते हैं। राशन दुकानों में जाते हैं तो गोल गोल लकीरें बनाई गई है, सर्कल बनाई गई है, उसमें खड़े रहते हैं। तो आप देखेंगे कि जो 7 केसेस है वह पूरे देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी नहीं है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि अगर इस तरीके से हम भी एहतियात बरतें तो यह केसेस नहीं फैलेगी। और मास्क लगाना सबसे बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि आप कितना डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, किस तरीके से आप किसी के साथ मिल रहे हैं। आप छूट का फायदा मत उठाइए। संतोष जी, यानी कि प्राथमिक तौर पर देखें तो आपके मुताबिक जो बाहर से लोग सिक्किम में प्रवेश किए और उन्हें जो क्वारंटाइन में रखा गया, उसका ही फायदा है कि सिक्किम में ज्यादा कोरोना एक्टिव केसेस की संख्या नहीं बढ़ी। बिल्कुल 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 बिल्कुल, उनको छोड़ा ही नहीं गया। वो अभी तक क्वारंटाइन में, जितने केसेस आए आपको पॉजिटिव जो दिखे होंगे वह अभी तक अपने घर पर नहीं है। वह सभी का जो टेस्ट आया पॉजिटिव ऑलरेडी क्वारंटाइन में ही है। और उनके साथ जो व्यक्ति ट्रेवल किए थे यात्रा, तो खतरा बढ़ने के आसार कम हो जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम होम क्वारंटाइन दे देते, वो अपने घर में मिलेंगे। आप जानते हैं होम क्वारंटाइन में फैमिली के बीच में खाना पीना, रहना, टॉयलेट, बाथरूम अलग अलग नहीं होते हैं। आप यूज करेंगे ही तो वो फैलाव तो बढ़ेगा ही। ये समझ हमें विकसित करनी होगी। शुक्रिया शुक्रिया, आपके पास मैं फिर आता हूँ जो कि नहीं देखने को मिल रहा है। आपके पास में फिर आता हूँ पराग विश्वास जी। जैसा कि संतोष जी ने कहा, सिक्किम सरकार ने सभी को जो है
होम क्वारंटाइन ना करके सरकारी क्वारंटाइन किया, इसके कारण जो है वहां केसेस की संख्या नहीं बढ़ी। और हम बंगाल सरकार की बात करें, खासतौर से सिलीगुड़ी की हम बात करें, बाहर से लोग यहाँ भी आए हैं। सब हम आप सभी जानते हैं कि बाहर से प्रवासी श्रमिकों के आने के बाद जो है सिलीगुड़ी में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ी है। क्या सरकार को सभी को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं करनी चाहिए थी कि उसका अब परिणाम जो है, क्या आपने नहीं, मैं मेरी बात आप सुनिए, क्या आपको नहीं लगता है कि इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया अगर जाता तो आज जो है कोविड-19 चैन से ही काम चल जाता, देश नहीं बनाना पड़ता? क्या सोचते हैं आप? मुझसे ये जानना चाह रहे हो ना, मैं आपको बताता हूँ। सिक्किम का पॉपुलेशन है 6.19 लाख, ठीक है। और सिक्किम का जनसंख्या का जो डेंसिटी है, जो पॉपुलेशन डेंसिटी, वो बहुत कम है। आप एक चीज देखोगे कि जो दूर दराज के इलाके हैं, खास करके जहाँ पे रूरल एरियाज ज्यादा है, जहाँ पे शहरीकरण नहीं हुआ है, शहरीकृत नहीं हुआ है, जैसे सर कह रहे थे, अर्बनाइजेशन नहीं हुआ है, और जहाँ पे हिली एरियाज है, जहाँ पे एक एक गांव में बहुत कम लोग रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव का दूरी ज्यादा है, जैसे कि मसलन नागालैंड को लीजिए, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम में पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए असम में संक्रमण भी ज्यादा है। आप देखिए नागालैंड में, मिजोरम में लोग मान रहे हैं। और एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि वहां पे लोगों में जो लिटरेसी लेवल है वो भी हम लोगों से काफी बेटर है, लोग समझते ज्यादा है और जागरूक ज्यादा है। इसको हमको लेके चलना पड़ेगा। तो हुकूमत पे हर समय हम अगर उंगली उठाए तो ये नहीं चलेगा। इफ यू पॉइंट ए फिंगर टुवर्ड्स अदर्स, द अदर थ्री फिंगर्स आर पॉइंटेड टुवर्ड्स यू। तो हुकूमत पे हम जब उंगली उठाते हैं तो हमको ये भी सोचना है कि हुकूमत बनता किससे है, हमारे वोट से वो बनते हैं। अभी उनका भी तो कुछ अपेक्षा रहती है। आपने देखा है कि फर्स्ट लॉकडाउन में पुलिस, कैलकाटा पुलिस, जब वो व्यर्थ हो गए, परेशान हो गए, लोगों को डंडा मार मार के, उठक बैठी करवा के, लास्ट में वो अच्छे अच्छे रिहाई इलाकों में जाके वो गाना शुरू कर दिया उन्होंने। क्यों किया? क्योंकि लोगों को समझाने के घर में रहिए, घर से मत बाहर निकलिए, प्लीज 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 कोऑपरेट विद अस। तो ये जो स्थिति है, सिक्किम कैन डू इट। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड क्वारंटाइन हम नहीं कर सकते पश्चिम बंगाल में, राजीव जी, इसमें समस्याएं हैं। आपके मुताबिक, आपने जो बात कही उस मुताबिक ये है कि सिक्किम की जनसंख्या कम है इसलिए सबको वो क्वारंटाइन कर पा रहा है, बंगाल की जनसंख्या सबसे ज्यादा है इसलिए क्वारंटाइन नहीं कर रहा है। हाँ, मैं एक और चीज कह रहा हूँ, प्रवासी मजदूर जितना बंगाल में आए हैं, क्या उतना सिक्किम में गए हैं? सरकार को क्या सिक्किम में अम्फान से जूझना पड़ा है? सरकार को क्या तरह तरह की चीजों से जूझना पड़ा है? तो आपको इन सारी चीजों को भी देखिए। मैं सरकार के पक्ष में नहीं कह रहा हूँ, हम लोग न्यूट्रल आदमी हैं, हम न्यूट्रल बात करते हैं। लेकिन अगर आप टोटल चीज को देखें, महाराष्ट्र से इतने सारे मजदूर भेज दिया, आप क्वारंटाइन सेंटर बनाओगे कैसे? इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर बहुत जल्द ये सारा चीज हुआ है। जी संतोष जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी हाँ, मैं ये कह रहा था पराग सर कि आप जैसे कहें कि सिक्किम की जनसंख्या 6.19 लाख है, ये शायद 2011 की संख्या है, अब 7.5 लाख के आसपास, सॉरी 7.5 लाख जो भी हो। मैं ये बता रहा हूँ, जैसे आप बता रहे थे कि सरकार पर सब कुछ डालना सही नहीं है, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार क्वारंटाइन नहीं कर सकती तो प्रवासी मजदूरों को इस संख्या में बुलाने की क्या आवश्यकता है, जब आप देख नहीं में कि जो पब्लिक बाहर जा रही है, आप बता रहे हैं कि डंडे मार कर, तो हमारी पब्लिक नहीं समझेगी, पश्चिम बंगाल की पब्लिक। आप 100 रुपए या 50 रुपए आप फाइन कीजिए, हमारे यहाँ सिक्किम में वही है। अगर आप मास्क बिना पहन कर जाते हैं या कहीं पर कुछ इस तरीके से आप रूल को वायलेट करते हैं तो फाइन दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पब्लिक में एक डर भी आएगी। आप लॉकडाउन खोल रहे हैं, ये खोल दो, वो खोल दो, बसें खोल दो, तो ये सारी चीजें क्यों? इस तरीके से लोग ट्रेवल करेंगे, होम क्वारंटाइन, कहीं पुलिस स्टेशन में जाके बता दे रहे हैं, कहीं पर तो कहीं सेटिंग हो, कुछ लोग ऐसा वर्ड यूज करते हैं, जाकर के होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं। तो ये चीजें तो सही नहीं है ना। पब्लिक को भी समझना होगा और सरकार को भी समझना होगा कि हमारे पास व्यवस्था क्या है। हम इतनी संख्या में प्रवासी मजदूरों को उस तरीके से क्यों बुला रहे हैं? हमारे भी प्रवासी मजदूर थे यहाँ सिक्किम में, अभी भी 6000 से ज्यादा लोग आ चुके हैं और 600 से ज्यादा केसेस पेंडिंग है।
जो वो आपका कोविड-19 का जो टेस्ट है, अगर वो टेस्ट आता है तो आप बताइए सिक्किम में ये सैकड़ों पार हो सकेगा? ये संख्या अभी बहुत बढ़ेगी। और मैं एक बात बताऊं, 3-4 दिन पहले की बात है, आपके न्यूज चैनल में आपके गवर्नर जो है धनखड़ जी, तो वो बता रहे थे कि वेस्ट बंगाल में 40,000 जो कोविड-19 के जो टेस्ट है वो अभी पेंडिंग है। अगर उनका रिपोर्ट आता है, बताइए कि ये संख्या कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो एक बार माफी चाहूंगा दर्शकों, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कतों की वजह से हम थोड़ा सा डिटैच हुए आपसे, और एक बार फिर से चर्चा में हम जुड़ चुके हैं। तो संतोष जी आप बता रहे थे कि राज्यपाल जगदीप धनखड़ किस बात को लेकर अपनी टिप्पणी की थी कि पूरा प्रॉपर टेस्ट जो है नहीं हुआ है बंगाल में, आप जिस बात पर बात कर रहे थे। जी संतोष जी, आप कंटिन्यू करिए। हाँ राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि 3 दिन पहले की बात है, एक नेशनल न्यूज चैनल पर राजीव धनखड़ जी की इंटरव्यू हो रही थी। वो बता रहे थे कि अभी हमारे बंगाल में लगभग 40,000 से ज्यादा कोविड-19 के जो टेस्ट हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप ये बताइए कि अगर वो टेस्ट का रिपोर्ट आ जाता है तो यह संख्या कहाँ तक पहुंचेगी, कितना भयावह दृश्य होगा। और आम जनता, आप कह सकते हैं कि नहीं समझ रही है, सरकार भी उस तरीके से कड़े निर्देश नहीं दे रही है, कहीं पर खोल देना, कहीं छूट दे देना। हम तो जानते हैं कि जो आम जनता है वो छूट का खुल करके फायदा उठाती है, कभी बाजार है, कभी मार्केट है, ठीक है, वो जो हमें जरूरत की चीजें वो तो हमें लेनी ही है, लेकिन एक सिस्टम के तहत अगर हम वहां पे जाए, जैसे दुकानों में जाए, लाइन लगा करके जाए, या एक समय बांध दिया जाए, या मान लेते हैं कि कोई हम रूल जो बनाएंगे उसको वायलेट करते हैं, उस पर ज्यादा नहीं 10 रुपए या 20 रुपए या 50 रुपए का एक पेनल्टी चार्ज हम रख देते हैं। जैसे हमारे यहाँ सिक्किम में है, हम मास्क बिना लगाए अगर बाहर देखे जाते हैं तो हम घर से उतरते ही हमें 300 रुपए का फाइन लगता है, दूसरी बार पकड़े जाते हैं तो 900 रुपए का लगता है। तो थोड़ा डर जब तक हमारे अंदर नहीं आएगा तब तक फिर ये तो वायरस है तो ठीक है, वो तो अपने चपेट में लोगों को ले ही रहा है, लेकिन हम दोनों को भी, सरकार को और आम जनता को, दोनों को कंधे से कंधा मिलाकर सामने आना होगा, दोनों को समझ विकसित करनी होगी, तभी इस पर हम इस कोविड-19 पर पार पा सकते हैं। नहीं तो ये संख्या आगे कितनी जाएगी, अब देखिए 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, ये 5 लाख, 10 लाख तक पहुंचेगी। क्योंकि अभी देखिए अंतिम 10वें स्थान पर था पूरे विश्व में, अभी 6ठे स्थान पे आ गया है, कुछ दिनों में 4थे स्थान पर आ जाएगा। और आप एक और भी मैं बात बताऊं कि निमहांस बेंगलोर का नाम तो सब जानते होंगे, वहां का एक रिपोर्ट आपका देखा गया था, उसमें बताया गया कि वहां के डॉक्टर कि दिसंबर 2020 तक लगभग 67 करोड़ से ज्यादा भारतीय कोविड-19 से ग्रसित होंगे। मतलब आधा जो जनसंख्या है वो कोविड-19 के चपेट में होगा। तो अगर मानते हैं, अगर संतोष जी, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं बंगाल सरकार की जो नाकामी है उसके वजह से भी संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है बंगाल में? बिल्कुल नाकामी है, और केवल सरकार पर ही नहीं, आम जनता का भी, क्योंकि जो छूट दिया जाएगा, जनता तो हम बच्चे की तरह ही, आप गार्जियन है ना, तो गार्जियन जिस तरीके से निर्देशित करेंगे बच्चे उसी तरीके से चलेंगे। आप बागडोरा जाके देखिए, हम देखते रहते हैं, आपके चैनल और भी बहुत सारे चैनल है, या सिलीगुड़ी में मार्केट को आप देखिए, बस 27 तारीख से स्टेट बस स्टार्ट किया जा चुका है, और भी मुझे सुनने में बिहार और कई जगह के बस स्टार्ट की गई है। हमने कल फोन करके पूछा है कि आपका कितना भाड़ा लग रहा है बस का, उसने कहा कि नहीं सर कोई भाड़ा नहीं बढ़ा हुआ है, उनके पास मशीन है, वो काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आप जहाँ 30 सीटें थी वहां 30 लोगों को बैठा कर लेकर जा रहे हैं। क्या आपने पीपीई किट पहनाया है, क्या आपने ग्लव्स दिया है, क्या आपने सैनिटाइज किया है सही तरीके से? वो आएंगे सिलीगुड़ी या सिलीगुड़ी से बाहर जाएंगे, वो क्या नहीं फैलाएंगे? तो आपको पहले अपने सिस्टम को दुरुस्त करना होगा, तभी आगे बढ़ना होगा। ठीक है, पराग विश्वास जी, क्या क्या टिप्पणी आपकी? जी छोटी सी प्रतिक्रिया मैं चतुरानंद जी की ले लेता हूं, फिर आपके पास में आ रहा हूं। चतुरानंद जी, क्या बंगाल सरकार की नाकामी आप देख पा रहे हैं जिसके वजह से जो है कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या जो बढ़ रही है? जी, मैं संतोष जी की बात से पूरी तरह सहमत नहीं हूं कि कोई भी दोष हम सरकार या जनता पर नहीं डाल सकते। आपको देखना पड़ेगा कि भारत की जनसंख्या और भारत का जनघनत्व कितना है। हम अक्सर तुलना करने लगते हैं चीन के साथ कि चीन में ऐसा हुआ वैसा हुआ। चीन की क्या स्थिति है, चीन में मीडिया की क्या रिपोर्ट्स है, हम सब जानते हैं मीडिया की क्या स्थिति है, तो हम चीन से तुलना नहीं कर सकते। हम भारत की बात करते हैं। भारत में जिस तरह की जनसंख्या है और जितनी वैरायटी की जनसंख्या है, पढ़े लिखे
कम पढ़े लिखे, साक्षर, निरक्षर, हर प्रकार की जनता है। गांव में रहती है, शहरों में रहती है, बाहर मजदूरी करने जाती है। तो इस तरह के जितने भी हमारी जनसंख्या के लोग हैं, हमारी जो आबादी है, उनके मूवमेंट को हम चाह कर भी नहीं रोक सकते, और हमारी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं है कि हम अपने काम को हम रोक सकें। हमारी अर्थव्यवस्था वैसी नहीं है। अब इसके लिए दो ही उपाय हैं। जनता को अपने लिए जागरूक होना होगा, और यह कहीं ना कहीं मानकर चलना होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास अपने भीतर करें, अपने भीतर इम्यूनिटी को बढ़ाएं। क्योंकि ये सीधी सी बात है कि भारतवर्ष में जिस तरह के कोविड-19 देखे जा रहे हैं, कई ऐसे केसेस हैं जिसमें कोई लक्षण ही दिखाई नहीं देते। तो ऐसे में पकड़ पाना बहुत मुश्किल है कि क्या आप, मैं या यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं। चतुरानंद जी, कहीं ना कहीं आपके कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर टेस्टिंग नहीं हो रही है। टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ाई जाने की आवश्यकता है। जी, यह तो जाहिर सी बात है कि टेस्टिंग की संख्या बढ़े, लेकिन अब इसमें भी समस्या यह है कि कितनी बढ़ाई जाए। भारत की जनसंख्या की तुलना हम और देशों के साथ नहीं कर सकते, और भारत को यह देखना पड़ेगा, हमें यह देखना पड़ेगा कि हमारा देश विकासशील देश है, ना ही विकसित देश। तो हमें हर पहलू को ध्यान में रखते हुए हमें यह विचार करना होगा, हमें यह देखना होगा। आपके पास मैं फिर आता हूं चतुरानंद जी। पराग विश्वास जी, आप क्या विचार रखते हैं इन मामलों में? जी हाँ, मैं आपसे कुछ आंकड़ा शेयर करना चाहूंगा यहाँ जी। वो बहुत महत्वपूर्ण है। जब ये सिलीगुड़ी से चल के सिक्किम, सिक्किम से चल के बंगाल, और बंगाल से चल के हिंदुस्तान का बात हो रही है यहाँ पे। मजे की बात ये है कि दुनिया में जाहिर बात है बहुत जल्द हम 1 नंबर पे पहुंच जाएंगे। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हमारा सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है। सबसे बड़ा जनसंख्या चाइना के पास था, चाइना ने रोक लिया। और रोका कि नहीं रोका ये बात भी हमको स्पष्ट रूप से याद नहीं है, कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं जो कॉन्ट्रेडिक्टरी काउंटर क्लेम्स कर रहे हैं। कुछ देर पहले चतुरानंद जी ने बिल्कुल सही कहा कि चाइना से कितना खबर बाहर आ रहा है, क्या हो रहा है वहां पे, उस स्थिति के बारे में हमको पूरी जानकारी नहीं है, संभव भी नहीं है। उनका जो हुकूमत का जो व्यवस्था है उस वजह से। अब देखिए यूएसए में, देखिए यूएसए में आपको देखना पड़ेगा कितने लोग संक्रमित है पर मिलियन पॉपुलेशन। सिर्फ यूएसए का मैं कह रहा हूं 6116। भारत का 6016 persons are infected with coronavirus in USA per million population. Brazil it is 3184. ठीक है, रशिया में कम है, रशिया में बहुत कम है ये, रशिया में मतलब इन लोगों से कम है। इट इज 3205 फ्रॉम यूएसए से कम है। और इंडिया में 184 है, सिर्फ 184। तो इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज्यादा है कि वो संख्या आपको हर समय लगेगा कि हमारा ज्यादा है, हर समय। और दूसरी बात यह है कि आप ब्राजील को देखिए। जब आप सिक्किम के बारे में बात करते हैं ना, तब आप ब्राजील को एक बार देखिए। हम बार बार साउथ कोरिया के बारे में बात करते हैं, जापान के बारे में बात करते हैं, श्रीलंका के बारे में बात करते हैं, आप ब्राजील के बारे में बात कीजिए। देखिए ब्राजील में लोग बिल्कुल सतर्क नहीं है, बिल्कुल सचेत नहीं है। हमारे पास वीडियोस आई है फ्रॉम द न्यूज एजेंसीज कि वहां के लोग लॉकडाउन नहीं मान रहे, रास्ते पर घूम रहे हैं, उनपे वो मास्क लगा रहे हैं। ब्राजील इज अ वेरी बोहेमियन सोसाइटी, और इस वजह से ब्राजील में इतना संक्रमण बढ़ चुका है, और यह हालत ब्राजील का है। केरला बहुत लिटरेट स्टेट है, मिजोरम बहुत लिटरेट स्टेट है, मिजोरम काफी हद तक काबू पा चुका है। मैंने कहा है दूर दराज के इलाके हैं, वहां पर गांव में छोटे छोटे लोग हैं, जो घनत्व है जनसंख्या का वहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। ये सारा फैक्टर्स है राजीव जी। 2 कोविड हॉस्पिटल या 1 कोविड हॉस्पिटल जब हम बना रहे हैं तो हम अपने आप को सतर्क रखें। बिल्कुल संख्या तो बढ़ेगी, बिल्कुल बिल्कुल। इस चीज को हमें मानना है, लोगों को ये मानना है। सारा जिम्मेदारी अब सरकार पे थोप दे तो नहीं चलेगा, आपको ये मान के चलना है कि कोरोना इज गोइंग टू स्टे। मैं पहले भी ये कह चुका हूं 5 साल का आप मिनिमम 3 years to 32 years तक चला है।
3 years to 32 years, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि यस जी जी हमारे मुख्यमंत्री जैसा हमारे राज्य के मुखिया ने जैसा कहा है कि आपको इसके साथ रहना पड़ेगा। हमारे वजीर आजम आई मीन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पराग विश्वास जी, पड़ेगा। पराग विश्वास जी, पराग अगर विश्वास जी, चाइना ने पराग विश्वास जी, बिल्कुल पराग विश्वास जी, सिक्किम का हथकंडे हम पश्चिम बंगाल में नहीं अपना सकते हैं सर, नहीं अपना सकते हैं। लोग को सतर्क होना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे पराग विश्वास जी, बाजार में उतना भीड़ नहीं होता है जितना में नहीं होता है सर। पराग विश्वास जी, पॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और यही वजह है कि कोरोना वायरस वर्ल्ड मीटर में पॉपुलेशन पर मिलियन का आंकड़ा दिया जा रहा है, पर मिलियन का दिया जा रहा है। पराग विश्वास जी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन दिस पर्टिकुलर एपिडेमिक। पराग विश्वास जी, आपके मुताबिक बंगाल सरकार जो कर रही है वो सही कर रही है, सभी को होम क्वारंटाइन कर रही है, किसी का टेस्टिंग नहीं हो रहा है। आपको जैसे हम बता दें कि जैसा कि राजीव जी आपको वॉइस पूरा, पराग विश्वास जी आपको बता दूं कि आपकी आवाज सही नहीं आ रही है राजीव जी, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है। राजीव जी आपकी आवाज पूरा लैग कर रही है। जी अभी आ रही है राजीव तुम्हारा आवाज पूरा लैग कर रहा है। अभी आ रही है मेरी इसको यहाँ आवाज? से काटना पड़ेगा। अभी आ रही है, अभी ठीक है। जी, यहाँ आपकी से आवाज लो, अब ठीक। यहाँ से लो, यहाँ से लो, फिर से बोलो। जी माफी चाहूंगा, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत की वजह से। पराग विश्वास जी, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि सिलीगुड़ी में जो भी बाहर से लोग आ रहे हैं, सबसे पहले तो इसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन नहीं किया जा रहा है। टेस्टिंग के नाम पर उनको उत्तर बंग मेडिकल कॉलेज व अस्पताल ले जाया जा रहा है, वहां पर उनकी सिर्फ थर्मल स्क्रीनिंग हो रही है। क्या थर्मल स्क्रीनिंग से आप पता लगा सकते हैं कि उस बंदे या बंदी को कोरोना संक्रमण है या नहीं? और टेम्परेचर कम हो तो सीधे उनको होम क्वारंटाइन कर दिया जा रहा है। बाद में जब लक्षण बिगड़ते हैं तो उनमें जब टेस्ट स्वाब की टेस्टिंग होती है तो ये देख पा रहे हैं कि वो कोरोना के लक्षण उसमें पाए जा रहे हैं और कोरोना संक्रमित है। तो ऐसे में लगातार जो केसेस की संख्या बढ़ रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, थर्मल चेकिंग पर्याप्त नहीं है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूं, थर्मल चेकिंग पर्याप्त नहीं है। लेकिन आप मुझे बताइए, जब शुरुआती दौर में, शुरुआती दिनों में, मार्च के महीने में आपको याद होगा, जब बाहर से लोग आ रहे थे, विदेशों से आ रहे, उन सब मुल्कों से आ रहे थे जहां पे संक्रमण का स्तर उसी समय काफी हो चुका था। वहां से आने वाले लोग जो है वो पहले लोग हैं जो पहली दफा यहाँ पे संक्रमण फैलाए। उनका भी थर्मल चेकिंग हो रहा था सर, उनको थर्मल चेकिंग करके छोड़ दिया जा रहा था। बाहर के मुल्कों से 24 तारीख तक यहाँ पे फ्लाइट्स आते इंटरनेशनल, उनको चेकिंग किया जा रहा था। क्यों? क्योंकि उस समय हम देखिए, ऐसा है ना कि ये वायरस बिल्कुल नया है, ये मड स्लिंगिंग का समय है नहीं, ये वायरस बिल्कुल नया है। हम पत्रकार हैं, हमारा ये बिल्कुल ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार से भी कहे कि आप उचित काम कीजिए, सही कदम उठाए। सरकार सही कदम उठाने का बहुत कोशिश कर रही है, और पश्चिम बंगाल में अब मानिए या ना मानिए, ये अम्बान आने की स्थिति बिगड़ चुकी है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी बिगड़ चुका है। और एक चीज आप क्यों नहीं समझते हैं, जहाँ पे घनत्व कम और वहां पे सोशल डिस्टेंसिंग ज्यादा होगा। पराग विश्वास जी, अगर कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं है कि संख्या बढ़ेगी। हमको बिल्कुल संख्या तो बढ़ेगी, ये ना तो ममता बनर्जी रोक सकती है, ना ही नरेंद्र मोदी रोक सकेंगे, ना ही महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रोक पाए हैं, कोई नहीं रोक पाएंगे, सोनू सूद जी भी नहीं रोक पाए हैं। तो ऐसे ये कोरोना रुकेगा कैसे, आप मेरे को ये बताइए पराग विश्वास जी। ये कोरोना रुकेगा, हाँ अभी आप पते का बात किए हैं, कोरोना रुकेगा कैसे? कोरोना रुकेगा एकमात्र रिसर्च के वजह से। अगर एक्सीडेंटली कोई जो मेडिसिन हमारे पास है, जैसे कि बीच में फैमोटिडाइन कहा जा रहा था, अगर कोई मेडिसिन हमारे पास है, या प्लाज्मा थेरेपी अगर सही मानने में कर पाते हैं हम, अगर कोई एग्जिस्टिंग ड्रग है जो मैजिकली, जैसे कि क्लोरोक्विन का टेस्ट हो रहा है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का, उससे हो सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, उस मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन कंपनियां कर रही है, उनको पता है कोई नए मॉलिक्यूल। और वैक्सीन आप नहीं समझे, मैं समझ कर लो, आप वैक्सीन की बात कर रहे हैं। वैक्सीन बनने में समय लगेगा, वैक्सीन बनने में समय लगेगा।
पराग विश्वास जी, मैं आपकी बात समझ गया कि जब तक वैक्सीन नहीं बनेगा तब तक कोरोना कंट्रोल में नहीं आएगा, आपके मुताबिक ये है। बिल्कुल, और 24 महीने से पहले नहीं होगा, हमको इसी तरीके से कंट्रोल में लाना पड़ेगा। बहुत सारे महामारी कंट्रोल में इसी तरीके से आया है, लाना पड़ेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, मेडिकल कंपनियों को ईमानदारी से काम करना पड़ेगा सर, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पोलियो, प्लेग जैसे बीमारियों के बाद पराग विश्वास जी, पराग विश्वास जी, नहीं निकला है, आपके पास में फिर आ रहा हूं, पराग विश्वास जी, खत्म हो सकती है। आपके पास में फिर आ रहा हूं। जैसे मैं चतुरानंद जी के पास जा रहा हूँ। चतुरानंद जी, जैसा कि पराग जी ने कहा कि जब तक वैक्सीन नहीं आएगा तब तक ये कोरोना नहीं रुकेगा, उन्होंने 24 महीने की बात कर दी। तो 24 महीने में जिस तरह से अभी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है, 24 महीने में तो मुझे उम्मीद है कि लगभग 2 करोड़ केस हो जाएंगे पूरे भारत में, तब तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। देखिए राजीव जी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, कह रहा हूँ, आपकी आवाज कट रही है। यहाँ पे भारतवर्ष में कोविड-19 की जो स्थिति है, अब स्पष्ट आ रही है जी। भारतवर्ष में जो कोविड-19 या कोरोना के जो केसेस आ रहे हैं, उनके जो पेशेंट्स हैं, उनमें कोई लक्षण कुछ में दिख रहे हैं और अधिकांश में नहीं दिख रहे हैं। तो यह कह पाना कि किसे है किसे नहीं है, हम यह भी नहीं जानते। आपके पास है, मेरे पास है, सर के पास है, संतोष जी के पास है, मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। अब इसका एक ही उपाय है राजीव जी कि हम अपनी इम्यूनिटी पे भरोसा रखें, उसको स्ट्रॉन्ग करें। और सबसे बड़ी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात, जी, मैं सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। बाजार में निकले, सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाए। राजीव जी, मेरी पहले पूरी बात सुन लीजिए जी। दरअसल ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। हम सभी भारतवासियों को और सारे विश्ववासियों को यह जानना पड़ेगा कि हमें अपनी बुरी आदतों को और नशे से दूर रहना होगा, क्योंकि ये नशा, मैं आपकी बात समझ गया नशा हमारी जी, मैं आपकी बात समझ गया। मैं आप पे आ रहा हूँ, फिर आप पे आ रहा हूँ जी। और दूसरी बात है, इस कोरोना ने एक अच्छी चीज हमें सिखाई है। सबसे बड़ी बात है कि कुछ चीजें हम अपनी भारतीय परंपरा में पाते थे कि हम अपने दादाजी से सुना करते थे कि आप घर आइए तो आने से पहले हाथ पांव अच्छी तरह से धोइए, फिर आइए, नमस्कार करना। और ये जो एक मिनिमम डिस्टेंस बना के जो हम बात करते थे, या सम्मान से किसी भी तरीके से हो, तो हमें फिर से वहां लौटना होगा। हमें फिर से जीवनचर्या को अच्छी तरह से जीना सीखना होगा। कोरोना कम से कम यह सिखाएगा। और कम से कम हमें इस चीज से बचना होगा कि एक दूसरे के ऊपर चढ़े जा रहे हैं, हम पंक्ति नहीं, मतलब लाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर सबसे आगे पहुंचने का नहीं होगा, क्योंकि यह एकमात्र फिलहाल ऐसा उपाय दिख रहा है जिससे हम इससे अपने आप को कुछ हद तक सुरक्षित कर सकते हैं। मैं आपकी बात समझ गया। मैं संतोष जी के पास जा रहा हूँ। संतोष जी, आपने सुना चतुरानंद जी ने कहा कि हमें जो है अपनी इम्यून सिस्टम को मजबूत करनी होगी और पुरानी जो संस्कृति थी हमारी, सम्मानित करने की, पांव धोकर के घर में प्रवेश करने की, इससे जो है मैं मानता हूं कि हमारी इम्यून सिस्टम है जो है जरूर मजबूत होगी और थोड़ी दूरी भी हम जरूर बरकरार रखेंगे। लेकिन जिस तरह से लोग मार्केट में निकल रहे हैं, आज मार्केट खोल दिया गया है। मैं बंगाल की बात करूं, मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, सिलीगुड़ी की, जिस तरह से बाजार खुल चुके हैं, सड़कों पर यातायात शुरू हो चुकी है, इसमें क्या गारंटी है कि कोरोना नहीं बढ़ेगा? जी राजीव, मैं आपसे सहमत हूँ आप जो बोल रहे हैं, और पराग जी से और चतुरानंद सर जो है, इन दोनों की बातों को मैंने सुना तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, विकल्प वाली जी। तो पराग सर कह रहे थे जब तक वैक्सीन नहीं आता है तब तक मेडिसिन जो है, ये इनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं अच्छे से काम करना होगा। तो ये तो बात हुई उनकी, वो अच्छे से काम करेंगे, लेकिन उसके अलावा हमारे पास, आम जनता के पास क्या विकल्प है? हम किन रास्तों पर चल के खुद को बचा सकते हैं? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और सीधी सी बात है कि हम मार्केट में निकलेंगे ही,
मार्केट में निकलेंगे ही और वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना, जैसे पश्चिम बंगाल या बाकी बहुत सारे ऐसे स्टेट है जहां पर कि मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है। अभी 2-3 दिन पहले ही आपने फेसबुक पर देखा होगा कि एक स्टेट बस है हावड़ा का, उसमें लिखा हुआ है कि ओनली 20 पैसेंजर्स। आपने उस बस की स्थिति देखी होगी कि उस बस में कैसे लोग ठासम ठास घुसे हुए हैं। तो वही मैं बार बार कह रहा हूँ कि बावजूद, तो कहने का मतलब कि ठीक है हमारे पास 30% या 40% या 50% शिक्षित लोग हैं, वो समझदार हैं, लेकिन जब आप मार्केट खोलेंगे तो ये जाहिर सी बात है कि पब्लिक बाहर जाएगी जी। तो आप उस मार्केट को उस समय एक समय निर्धारित कर दीजिए। पब्लिक जो है, आम जनता है, उनके लिए समय निर्धारित कीजिए, उनको क्या पहन के जाना है वो निर्धारित कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो चीज है, एक सर्कल बनाना जो है कितनी बड़ी बात है आपके लिए। आप सर्कल बना दीजिए 1.5 फीट का, एक समय सीमा निश्चित कर दीजिए कि 7 बजे या 9 बजे से 5 बजे तक मार्केट खुलेंगे, आप उस समय ही आ जाइए। यानी कि आपके मुताबिक संतोष जी, आपके मुताबिक प्रॉपर व्यवस्था ना होने की वजह से जो है बढ़ोतरी हो रही है। ही बचाव है। देखिए जी, सरकार पर अब हम सब नहीं डाल सकते, सरकार सबको नहीं देख सकती है, हम ये मानते हैं, लेकिन हमें भी अपने तरफ से थोड़ा सचेत रहना होगा और सरकार को इसमें आकर के निर्देशित करना ही होगा कि आपको इस तरीके से चलना है। हम मानते हैं कि जनता पूरी 100% नहीं मानकर चलेगी, लेकिन 30% मानेगी, 50% मानेगी। हम कम तो कर ही सकते हैं, इसको खत्म करना एकदम जड़ से ये असंभव सा लग रहा है अभी तक, जब तक ये वैक्सीन वगैरह नहीं आता है। लेकिन उसके पहले विकल्प क्या है, हमें ये सोचना होगा। नहीं तो ये लाखों करोड़ों और सर कह रहे थे कि 1 नंबर पे पहुंचेगा, इससे कोई नहीं रोक सकता। 1 नंबर पे हमें पहुंचना ही है फिर, अगर हम नहीं मानते हैं तो। जी चतुरानंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, जाहिर सी बात है। एक सामान्य सा आंकड़ा मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा कि HIV या एड्स, यह भी एक वायरस से फैलता है और यह बहुत पहले अस्तित्व में आया था। आज हम इससे बचाव के तरीके जानते हैं और लगभग हर जनता यह जानती है कि यह किन चीजों से फैलता है और वह अपने बचाव का प्रयास करता है। सबसे बड़ी बात मुझे लगती है, सरकार के करने या ना करने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। अंततः काम हमें करना होगा और एक बात समझने की बहुत अधिक आवश्यकता है। पराग सर ने भी इससे पहले कहा, हम मान तो नहीं रहे हैं ना चतुरानंद जी, हम मान कहाँ रहे हैं? हम सोशल डिस्टेंसिंग को कहाँ मान रहे हैं? जी वही मैं कह रहा हूं कि जागरूकता, हम सभी में जागरूकता फैलना और फैलाना बहुत जरूरी है। पराग सर बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यह केसेस जो बढ़ रहे हैं, जन घनत्व के हिसाब से जो बढ़ रहे हैं, यह बढ़ेगा, लेकिन हम सब में जब तक जागरूकता नहीं आएगी। जी चतुरानंद जी, आप बात कर रहे हैं जागरूकता फैलाने की, तो सरकार तो जागरूकता फैला ही रही है, बखूबी फैला रही है, लेकिन इसके बावजूद केसेस बढ़ रहे हैं। कारण क्या है? जागरूकता फैलाया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का भरपूर ख्याल रखा जा रहा है, मास्क का इस्तेमाल हो रहा है, प्रॉपर हैंड सैनिटाइज लोग कर रहे हैं। तीसरे चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, 5वें चरण का लॉकडाउन जारी है, फिर भी संख्या बढ़ रहे हैं। कारण क्या है, आप मुझे बताइए। जी चतुरानंद जी, आपकी आवाज जी मैं ये कह रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, आप हैं। चतुरानंद जी, मैं ये जानना चाहूँ, आप बात कर रहे हैं जागरूकता की, मैं ये कह रहा हूँ कि तमाम राज्यों और केंद्र सरकार जो है जागरूकता फैला रही है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने हेतु कह रही है, मास्क लगाने हेतु कह रही है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करने हेतु कह रही है। चौथे चरण का लॉकडाउन खत्म हो चुका है, 5वें चरण का लॉकडाउन जारी है, उसके बावजूद कोरोना संख्या में बढ़ोतरी है। कारण बताइए आप संक्षेप में। जी राजीव जी, 3-4 आपको कुछ दृष्टांत दूंगा जी, 3-4 उदाहरण दूंगा। पहला देख लीजिए, जब ये पूरा कोरोना का माहौल चल रहा था, उस समय 5-6 ऐसी हृदय विदारक घटनाएं देखने को मिली, चाहे वो तबलीगी जमात का इशू हो, या फिर मुंबई स्टेशन पे अचानक से भीड़ का उमड़ जाना, या फिर दिल्ली नोएडा की जो सीमा है वहां पे अचानक आनंद विहार बस
स्टॉपेज या स्टेशन के पास अचानक से भीड़ का जमा हो जाना। देखिए, हम इम्पेशेंस हो गए हैं इस या बोलते हुए मुझे जरा भी दुविधा नहीं है कि हम इम्पेशेंस हो गए हैं। हमारे लिए यह नई बीमारी है, हमारे लिए एकदम नई बीमारी है। और सबसे बड़ी बात है, इस बीच में अफवाहों का एक बड़ा दौर गुजरा है, अफवाहों का एक बड़ा दौर गुजरा है। जितना हम कोरोना से आक्रांत नहीं है, उससे ज्यादा इसके अफवाहों से आक्रांत हैं। तो सबसे बड़ी बात है, हम अब तक हमारे पास कोरोना या कोविड-19 से जुड़ी हुई जितनी जानकारियां हैं, जी, के सिम्टम है, आखिर सिम्टम क्या है, इसकी वास्तविक जानकारी क्या है? क्योंकि WHO एक बार कहता है कि यह इंसानों से इंसानों में नहीं फैलता, अचानक कहता फैलता है। तो हमें खुद को जागरूक रखना होगा और हर पब्लिक को यह जानना होगा कि हमें खुद को जागरूक रखना है, दूसरे को भी जागरूक रखना है। मैंने कारण पूछा है कि इतने सावधानियां बरतने के बावजूद जो है संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। तो आपने बताया तबलीगी जमात, महाराष्ट्र में श्रमिकों का जमावड़ा और कई अन्य क्षेत्रों में अफवाह और जनसंख्या दो बड़ी चीज है। अफवाह और जनसंख्या, दो चीज आप बात कर रहे हैं। जी संतोष जी, फिर मैं पराग विश्वास जी नहीं, बहुत समय से वो चुप बैठे हुए हैं। जी 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 संतोष जी, मैं बताइए, कोई बात नहीं जी। हाँ राजीव जी, मैं ये कह रहा था कि आपका जो प्रश्न है उसके पीछे मुझे एक कारण दिखता है। सबसे पहले तो हाथ को सैनिटाइज करना, मास्क पहनना। तो प्रश्न ये है कि ये सब करने के बावजूद भी क्यों फैल रहा है कोरोना वायरस, ये संख्या क्यों बढ़ता जा रहा है? तो केवल हम ये अगर सोचते हैं कि मास्क को पहन लिया, ठीक है, हाथ को सैनिटाइज कर लिया, साबुन कर लिया और कोरोना वायरस से बच गए, तो ये बिल्कुल गलत बात है। आपके मन में ये भ्रम है। आप मास्क को कैसे पहनना है उसको खोलते हैं, रख देते हैं, ठीक है, मास्क से मान लेते हैं कि वायरस आ ही गया है, डॉक्टर भी बताते हैं आप सही तरीका अपनाइए उसको। मास्क को कैसे हटाना है, कैसे रखना है, कैसे हैंड सैनिटाइज करना है। आप मास्क लगाते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, रुमाल बांध लेते हैं, घर में रख देते हैं। तो सही तरीके से जो भी सिस्टम है आप सही तरीके से अपनाएं। हाथ को सही तरीके से धोना, जो बाहर अगर जाते हैं मार्केट में, आइए कपड़े को खोलिए, जाकर के नहाइए, सैनिटाइज होइए, उसके बाद रूम में जाइए। तो सही तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है। बस पब्लिक समझती है कि हमने एक रुमाल बांध लिया, मास्क लगा लिया, बस हम बच गए। तो ये गलतफहमी है और इससे भी बढ़ रही है, मेरा मानना है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा संतोष जी और चतुरानंद जी और पराग जी से, तीनों से ही, कि क्या आपको नहीं लगता है कि प्रवासी श्रमिक या अन्य क्षेत्रों के जो भी लोग थे, चाहे वो पर्यटन से जुड़े हुए अन्य क्षेत्रों में गए हो या फिर किसी अन्य काम से विभिन्न राज्यों में गए हुए, उनका एक राज्य से दूसरे राज्य में आना भी कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी का बहुत बड़ा वजह है? बिल्कुल, मैं कहा ही था ये। जी राजीव जी, मैं पहले तो एक शब्द पे आपत्ति है राजीव जी, क्षमा कीजिएगा, प्रवासी शब्द कृपया हटा दीजिए, क्योंकि कोई मजदूर प्रवासी नहीं है, ऐसा मेरा मानना है। हम सभी भारतवर्ष में हैं और इसका संविधान हमें आजादी देता है एक जगह से दूसरी जगह जाने की। जी, प्रवासी जो है आज राष्ट्रीय शब्द बन चुका है। इस शब्द से मुझे व्यक्तिगत आपत्ति है, व्यक्तिगत आपत्ति है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है कि यदि हो ये गलत चलन है व्यक्तिगत रूप से? क्या आपको लगता है कि विभिन्न राज्यों से अन्य राज्यों में जो लोग पहुंच रहे हैं, उनके पहुंचने से भी जो है कोरोना की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, ये हुई है। पराग सर ने बहुत पहले ही इस बात को उल्लेख किया था। आप क्या सोचते हैं, क्या ये सबसे बड़ा वजह है कोरोना की संख्या में लगातार बढ़ोतरी होने का और लगातार जो है बिल्कुल बिल्कुल कोविड हॉस्पिटल पॉपुलेशन ट्रांसफर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इससे पहले कि मैं इसका जवाब तो हाँ है, बिल्कुल मेरे तरफ से हाँ। मैंने पहले में शुरू में ही कहा था ये चीज। मैं एक चीज कहना चाहूंगा जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे जो सर ने कहा कि वो सर्कल निर्धारित करना जरूरी है। हमारे सीएम ने खुद रास्ते पर उतर कर इसको निर्धारण उन्होंने किया था, चौक से की है सर्कल। लेकिन पराग विश्वास जी, पराग सर फिर ऑफिस भी खोलने के नोटिस जारी कर चुके थे, आपने देखा होगा, सुना होगा। मैं खत्म कर लूं।
दूसरा चीज मैं स्पष्ट कर दूं, मेडिसिन के लोगों के बारे में मैंने नहीं कहा, मैंने कहा कि जो मेडिसिन की कंपनी है, ऐसा कहा जाता है हाँ। कि प्लेग का टेट्रासाइक्लिन निकलने के बाद और जोनस सॉल्ट का पोलियो वैक्सीन निकलने के बाद एड्स वायरस का भी सीधे सीधे तौर नहीं निकला है, सार्स और मार्स का काफी हद तक निकला है, स्वाइन फ्लू और एवियन फ्लू का भी निकला है, इसीलिए रोकथाम हुई है। डेंगू का भी सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, डायरेक्ट डेंगू का कोई मेडिसिन है नहीं। और ये जो आप लोग कह रहे हो सर, बिल्कुल सही कह रहे चित्तरंजन जी, कि 50% एसिम्टोमेटिक रहते हैं। अगर 50% एसिम्टोमेटिक रहते हैं तो हमारे पूरा पॉपुलेशन को अगर कोरोना हो जाता है तो 67% कैरियर्स रहेंगे, एसिम्टोमेटिक रहेंगे, मतलब 67 करोड़, 40.2 करोड़ जो है उसमें माइल्ड तो सीवियर होगा 30%। तो अभी जो सिचुएशन है हमारे सामने, उसमें हम देखेंगे 2.68 to 6.7 करोड़ लोग ही हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत होगी, एक साथ नहीं होगी। नंबर 2, ये जो समय काल है, क्यों कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, हमारा चर्चा का मुद्दा यही था शायद राजीव जी, कि ये जो हमारा 2 कोविड हॉस्पिटल बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि टू सस्टेन द बैकअप प्रेशर, क्योंकि ट्रीटमेंट में 14 से 15 दिन या 15 से 21 दिन लग सकती है, 28 दिन भी लग सकती है। उस समय जो 28 दिन में संक्रमण होगा, उन लोगों को मैं कहां पे रखूंगा, बैकअप अरेंजमेंट मेरा कहां पे है। और क्रॉस इन्फेक्शन अगर बंद करना हो मेडिकल जैसे जगह में, नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, तो वहां पे हमको ईयरमार्क करना पड़ेगा, सचेत होना पड़ेगा, हमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि किन लोगों को हम आने दें यहाँ पे। मैं समझता हूँ अब तक जितना निर्णय लिया गया है सिलीगुड़ी के संदर्भ में, सबसे बेहतरीन निर्णय ये है कि हॉस्पिटल की संख्या और बढ़े। द मोर हॉस्पिटल्स यू शो टू द पीपल, पीपल विल गेट मोर सिक्योरिटी, द फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी। एक लोगों में सिक्योरिटी आएगी नहीं। बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं। आपको पता है जो वीरोलॉजी डिपार्टमेंट है यहाँ का, कल मेरी बात हो रही थी, कुछ जो वीरोलॉजिस्ट है वहां के इतना टेस्ट कर रहे हैं नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज में, वो सुबह 10 बजे जाते हैं और भोर एकदम दूसरे दिन 4 बजे भोर को लौटते हैं, थोड़ा रेस्ट लेते हैं, फिर वो 10 बजे काम शुरू करते हैं। ये लोग अनसंग हीरोज है, इनको सामने लाने जरूरी है। और स्वयं सेवक संघ जो है, इनका भी एक बहुत बड़ा भूमिका है राजीव जी, स्वयं सेवक संघ का एक बहुत बड़ा भूमिका है। पराग विश्वास जी, एक बात कह रहे हो ना, परिवार में 5 लोग, आप कह रहे हो कि हाथ सैनिटाइज नहीं, आप कह रहे हो हाथ सैनिटाइज कर रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, फिर भी क्यों हो रहा है? मैं आपको बताऊं, हमारे सिलीगुड़ी शहर में 38 नंबर वार्ड में बैंगलोर से वापस एक परिवार का एक ही आदमी का हुआ है। वो एक साथ गए थे, रहे हैं उतना दिन, एक साथ वापस आए हैं, एक साथ ट्रेन में आए, 5 लोगों में से एक लोग को, एक ही आदमी का हुआ है। अभी तक दुनिया में कोरोना नया है, शायद कोरोना मुस्कुरा रहा है कि तुम हमें पहचान ही नहीं पा रहे हो, तो वैक्सीन कहां से निकालो। यानी कि इंसान इसी भ्रम में जीता रहे कि हमें कोरोना है या नहीं, और इसी चक्कर में वो कईयों को कोरोना बांट देता है। क्यों पराग विश्वास जी? कह सकते हैं। ये तो HIV में भी यही होता है, HIV कैरियर्स रहते हैं, थैलेसेमिया में कैरियर्स रहते हैं, बड़े बड़े लोग थैलेसेमिया के कैरियर्स है, उनमें मैनिफेस्ट नहीं होता है। ये तो है ही, कोई भी वीरोलॉजिकल डिजीज नहीं होता है, एक्सपर्ट्स तो नहीं कहते हमें, विशेषज्ञ का तो यही कहना है, आम बात है। चर्चा के रूप में समापन की ओर बढ़ा चतुरानंद जी, फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, खासतौर से उत्तर बंगाल के अगर सिनेरियो की अगर हम बात करें, तो सिनेरियो को देखते हुए आज लोगों को सबसे ज्यादा क्या करने की जरूरत है? लॉकडाउन जो है वो कड़ाई से मानने की जरूरत है, ना जो सरकार ने छूट दे रखी है उस छूट का भरपूर लाभ उठाया जाए? देखिए, सरकार को छूट देना मजबूरी है। उत्तर बंग के निवासियों को मेरी ओर से प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है कि जान भी जहान भी, जैसे हमारे प्रधानमंत्री महोदय कहते हैं, मुख्यमंत्री महोदया कहती हैं कि इसके रहते हुए भी बाजार खुले रहेंगे, सब कुछ खुला रहेगा। हमें अपनी और अपने पड़ोसी की सुरक्षा सबसे पहले देखनी, कि हम अपने उतने ही काम से निकलें जितनी की हमें जरूरत है। एक आलू खरीदना है तो आलू खरीद के हम सीधे लौट आए, ये नहीं कि हम मटर गश्ती करें, बात करें। और उत्तर बंगाल के निवासियों को मेरा करबद्ध निवेदन यही रहा जी, आज हो यही रहा है, हो रहा है। ये गलत परंपरा है, लेकिन इसीलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि
एक स्थिति मैंने देखी थी जब हमारे विद्यालय को क्वारंटीन सेंटर बनाने की बात चल रही थी, जिस तरह से हमें प्रशिक्षण दिया जा रहा था, हमने देखा था स्थिति कितनी भयानक हो सकती है। तो उस भयावहता का हम अंदाजा कर सकते हैं। इसीलिए खुद सुरक्षित रहें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें, खुद नियम माने, इसलिए नहीं कि सरकार ने बनाया है, अपनी ओर से निज पर शासन फिर अनुशासन, खुद पर शासन रखें, खुद पे नियंत्रण रखें, जी। पराग विश्वास जी, अपनी जरूरतों को ज्यादा ना बढ़ाएं। पराग विश्वास जी, मौजूदा स्थिति को देखते हुए क्या जानना चाह रहे हैं? मौजूदा स्थिति को देखते हुए आप क्या करना चाहेंगे लोगों को? लॉकडाउन का लाभ उठाए न छूट का लाभ उठाए? आप मुझे ये बताइए, लॉकडाउन लाभ का उठाया जाए न छूट का? देखिए, सरकार ने छूट इसलिए दिया है क्योंकि आप जो है, देखिए हमारा जो जीडीपी है इसका हालत खराब है, तो उसे भी बचाना है। इसी चैनल में मैंने पहले भी कहा था कि हम इट इज ए वॉर बिटवीन लाइफ एंड लाइवलीहुड, उसे भी बचाना है। तो लोगों पे जो जिम्मेदारी है कि अपने आप पे पराग विश्वास जी, एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, पराग विश्वास जी एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, जीडीपी की आपने बात की, जब भारत में लोग ही नहीं रहेंगे तो जीडीपी का लेके क्या करेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। इतना पेसिमिस्ट मत बनिए आप। इतना निराशा भी नहीं है कि लोग ही नहीं रहेंगे शमशान में। वो जमाना गया, वो जमाना बहुत पहले होता था, 50 साल पहले होता था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 1918 साल में स्पेनिश फ्लू आया था, और मजे की बात यह है कि स्पेनिश फ्लू पहले फ्रांस और जर्मनी में आई थी, लेकिन उसका नाम स्पेनिश फ्लू इसलिए रखा गया क्योंकि स्पेन का जो मीडिया है, देखिए मीडिया क्या काम किया था, स्पेन का मीडिया सबसे पहले उसको फ्लैश किया, सामने लाया दुनिया के, इसीलिए उसका नाम स्पेनिश फ्लू है। वो स्पेन में ज्यादा नहीं फैला था, पहले फ्रांस और जर्मनी में फैला था। उस पे भी हम नियंत्रण पा चुके थे। मेरे पास समय नहीं है, आप बात को खत्म करिए। एक चीज याद रखना पड़ेगा, राजीव जी आप एक सवाल से भटक गए। मेरा ये कहना है लोगों से कि सोशल डिस्टेंसिंग, जैसे कि चतुरानंद जी ने कहा कि प्रवासी शब्द से उनको चिढ़ है, वो नहीं मान रहे सबको। मैं भी सोशल डिस्टेंसिंग शब्द को नहीं मान रहा हूँ। अभी आप कहेंगे कि ये तो हमारा डिक्शनरी में आ चुका है करीब करीब। ये फिजिकल डिस्टेंसिंग होनी चाहिए। अभी लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग हो गया। मेरा विद्यालय में कोरोना का ये क्वारंटाइन बन रहा है तो लोग नाराज हो रहे हैं, और जगह पे बन रहा है तो लोग नाराज हो रहे हैं। अरे तो फिर सरकार कहाँ पे जाके बनाएंगे? मिट्टी के नीचे बनाएंगे, सबमरीन में बनाएंगे कोरोना का ये क्वारंटाइन का जगह? आपको इनके साथ जीना सीखना पड़ेगा। जैसे कैंसर के पेशेंट के साथ, एड्स के पेशेंट के साथ आप जीना सीखते हो, जैसे स्टिग्मेटाइजेशन बंद करना है, सामाजिक बहिष्कार बंद करना है, इस बात को आप बोलते हो। यहाँ पे सेवक जो संस्था है उनका बहुत बड़ा एक भूमिका है यहाँ पे। मैं ही कहना चाहूंगा, लोगों से ये कहना चाहूंगा कि आप बचिए, दूसरों को भी बचाइए। कुछ काम है तो एक साथ लेकर निकलिए, काम। मटरगस्ती मत कीजिए, घूमिए मत, बातचीत मत कीजिए। गुफ्तगू करने का बात अलग है, समय है नहीं। अगर आप झूम भी है और भी ऐप को, तो आप यहाँ पे आके गुफ्तगू कीजिए। यू स्पेंड योर टाइम इन योर ओन प्रॉपर वे। जी, संतोष कुमार गुप्ता जी, आप कैसे देख रहे हैं इस स्थिति को? कैसे, या फिर आम जनता फिलहाल की स्थिति को देखते हुए क्या करें? लॉकडाउन माने राजीव जी, बस मैं यही कहूंगा। हाँ, मैं कह रहा था कि हम भारतीय हैं और शायद नेटवर्क की कुछ समस्या। मैं फिर से कनेक्ट कर रहा हूँ संतोष जी के साथ। जी संतोष जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि हम भारतीय लोग हैं और हमारी मानसिकता है कि कोई भी बीमारी हमारे पड़ोस में होगी, हमें नहीं होगी। सबसे पहले इस मानसिकता को दूर करिए। और जो सरकार नियत जो चीजें बना रही है, नियम कानून जो बना रही है, वो उसने बता दिया है कि आपको इस तरीके से ही जीना होगा, ठीक है। और वो तो लॉकडाउन को छूट देना ही है, क्योंकि भूखे कोई मरेंगे नहीं। जीडीपी जैसे सब पराग सर ने कहा कि कम हो रहा है, उसको बढ़ाना ही है। तो बाहर तो निकलना है, उसको हम रोक नहीं सकते। लेकिन बस हमें ये जो फिजिकल अभी डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, सोशल डिस्टेंसिंग तो खैर गलत है और डिक्शनरी में अब बता रहे हैं कि आ ही चुका है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग कहेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि इसे मानते हुए हमें सावधानी बरतनी है। और एक मुझे कोट याद आ रहा है कि जिए और जीने दे, जियो और जीने दो।
तो आप सही तरीके से फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जितना काम है उतना ही निकलिए, नहीं तो फिर ये इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप किसी को न बचा पाएंगे, ना अपने घर वाले को देख पाएंगे, न किसी और को देख पाएंगे। आप दुनिया की न्यूज को छोड़िए, अपने को बचाइए। राजीव जी चर्चा के सफर की ओर बढ़ रहा हूँ। संतोष जी ने राजीव जी, मैं समापन में मैं एक बात कहना चाहूंगा, चूंकि मैं पश्चिम बंगाल में बैठा हुआ, मुझे याद आया कि रामकृष्ण परमहंस कहते थे कि कम खाबी तो बेशी खाबी, बंगला में कहावत है। मतलब आप कम खाओगे तो ज्यादा खाओगे। इसका मतलब ये है कि आप कम करके खाओगे, जितना आपका पचता है, जितना होता है, दूसरों के लिए बचा के रखोगे ताकि साधन बचेगी तो आप ज्यादा दिन तक खाएंगे, लोग भी ज्यादा दिन तक खाएंगे, समाज बचेगा, देश बचेगा। तो वही कीजिए, थोड़ा सा नियंत्रण रखिए, संयम और नियम रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी पैनलिस्ट का। एक बार फिर से हम तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद करते हैं। जैसा कि सभी पैनलिस्ट ने जो बात बताई कि आज कोरोना से लड़ने के लिए हमें खुद ही आगे आना होगा। कोई हमारे लिए खुद आकर के आपका हाथ पकड़ करके आपको जो है तमाम नियमों को नहीं सिखाएगी। तमाम राज्य सरकारें और केंद्र सरकार ने जो गाइडलाइंस बता दी है, उन गाइडलाइंस को हमें ही फॉलो करना होगा, अन्यथा जो है कोरोना संक्रमण अगर बढ़ता है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होंगे। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव मुलाकातों के लिए आप बने रहिए एसके लाइव के साथ। धन्यवाद। 100% आयुर्वेदिक दमा-दमन किट प्राप्त करें और अपने फेफड़ों को बिना किसी दुष्प्रभाव के घातक वायरस से लड़ने की शक्ति बढ़ाएं। फेफड़ों की ताकत बढ़ाने और साथ ही साथ एलर्जी, खांसी या फिर ब्रोंकाइटिस और अस्थमा जैसी बीमारियों से भी लड़ने के लिए राहत देती है दमा-दमन किट। इस किट में आप पाएंगे दमा-दमन सिरप, दमा-दमन चूर्ण, दमा-दमन हर्बराज हर्बल टी, जिसका मूल्य है 750 और आपको देने हैं सिर्फ 700 रुपए। कॉन्टैक्ट नंबर 8597738095। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308।